तो बायजूस एग्ज़ाम प्रेप का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। उनके मॉक इंटरव्यू से मुझे काफ़ी हेल्प मिली। मैं समझ पाया कि कैसा वहाँ पे मुझे एक एटमॉस्फेयर मिलेगा। आपके लिए PYQ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से पढ़ें और अपने प्रिपरेशन को प्रॉपरली प्लान करके करें। तो इस तरीके से आप अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिव्यांशु आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप स्पॉटलाइट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। साथियों, आज मेरे साथ हैं मसीहा नज़म, जिन्होंने यूपी PCS 2021 में डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट हासिल करी है और दोस्तों 18वीं रैंक हासिल करी है। तो आज हम इनकी सक्सेस जर्नी, इनकी प्रिपरेशन की जो यात्रा है, किस तरीके से उन्होंने अपनी तैयारी को अंजाम दिया, किस तरीके से उन्होंने अपने कठिन परिश्रम के माध्यम से अपनी तैयारी को एक नया आयाम दिया और एक बहुत ही कम उम्र में दोस्तों युवा अधिकारी के रूप में ये उभरे हैं। तो आइए इनसे वार्ता करते हैं। हेलो, कैसे हैं मसीहा? हाय, मैं बहुत अच्छा हूँ और बायजूस में आकर और मुझे ये मौका मिला है स्पॉटलाइट में अपने आप को रिप्रेजेंट करने का, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। तो आपका बेसिकली कैसा लग रहा है आपको, अगर आप एक डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट बहुत कम उम्र में, मात्र 23 साल की उम्र में आपने हासिल करी है, तो कैसा फील हो रहा है? मैं ये मानता हूँ ये सब मेरे माता पिता का, मेरे गुरुजनों का और भगवान का आशीर्वाद है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और इस सक्सेस के पीछे मेरा कठिन परिश्रम, उसके साथ साथ वो सब लोग जिन्होंने मेरा साथ दिया है, उनके लिए मैं आभारी हूँ। बहुत बढ़िया। तो बेसिकली अगर हम देखें तो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रही, आप कहाँ से आते हैं, बेसिकली आप यूपी में किस ज़िले से आते हैं और आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो क्या है, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताएं आप। मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर का निवासी हूँ और मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो उत्तर प्रदेश बिजनौर में ही एक हल्दौर कस्बा है, उसके CD इंटर कॉलेज से हुई है। उसके पश्चात मैंने वर्धमान कॉलेज से BCom किया, फिर मैंने फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से LLB किया है 2020 में। मेरे पापा CD इंटर कॉलेज हल्दौर के ही प्रिंसिपल रहे हैं। वेरी गुड। और मेरी मम्मी होम मेकर हैं और मेरे एक भाई वो यहाँ दिल्ली हाई कोर्ट में लॉयर हैं और मेरी सिस्टर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ओके। तो एज एन, जैसे आपके फादर साहब प्रधानाचार्य रहे, तो उनका किस तरीके से योगदान आप देखते हैं अपने फादर साहब का आपकी तैयारी में? मेरी पूरी तैयारी में मेरा ये मानना है कि मेरे पापा का रोल सबसे ज़्यादा रहा है, क्योंकि जब भी मैं अपने आप को डीमोटिवेटेड फील करता था, उन्होंने हमेशा मुझे फील कराया है कि ये जो जर्नी है ये थोड़ी कठिन रहेगी और ये सब कुछ एंड नहीं है। अगर नहीं भी होगा, उनका हमेशा यही कहना रहा था कि अगर नहीं भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लाइफ यहाँ ख़त्म नहीं होगी, तुम्हें सीखते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। तो मेरे पापा ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है और वो हमेशा मुझे ये सिखाते आए थे बचपन से कि हमें अपनी जो रीडिंग्स हैं उन्हें एक्सटेंसिव करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़नी है। और पापा हमेशा मुझसे यही कहते रहे हैं कि अभी भी कहते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर जितना पढ़ सको वो पढ़ना है, हिंदी लिटरेचर और उर्दू लिटरेचर। तो मैं कोशिश करता हूँ कि पापा ने जो सब कुछ सिखाया है वो मैं पढूं। और मेरा ये भी मानना है कि जो ये मेरी एक्सटेंसिव रीडिंग रही है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है अपनी पूरी प्रिपरेशन में। ओके। तो अगर हम आपकी प्रिपरेशन जर्नी को देखें तो आपने प्री एग्ज़ाम्स को, मेंस को और इंटरव्यू को किस तरीके से कैटर किया? और सबसे अमूमन क्वेश्चन बच्चों का ये रहता है, आजकल देखा जाता है कि बच्चे पहले प्री फोकस रहते हैं, फिर मेंस की तैयारी करते हैं। तो ये क्या सही अप्रोच है आपकी नज़र में, या आपने किस तरीके से तैयारी करी? मेरा ये एक्सपीरियंस था कि अगर मैं बिना मेंस की तैयारी करे, बिना अपने आप को मेंस प्रूफ करे, अगर मैं प्री क्लियर भी कर लेता हूँ तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़। अल्टीमेटली मेरे जो मार्क्स आने हैं, जो मेरी मेरिट बननी है, वो मेंस के मार्क्स के आधार पे बनेगी। प्री एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, उसमें अगर हम लास्ट के 2 मंथ भी डिवोट कर दे अच्छे से तो प्री को क्लियर कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप बिना इस चीज़ पर फोकस करें कि आपको सिर्फ प्री ही क्लियर करना है, आपको एक ये पूरी एक लॉन्ग जर्नी है। आपको पहले दिन से इंटरव्यू को भी अपने ध्यान में रखना है, आपको अपनी पर्सनालिटी को इवॉल्व करते रहना है, जो कुछ पढ़ रहे हैं उसे लाइफ में इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट भी करना है और बहुत अच्छे से अपनी जर्नी को प्लान करना है। एक लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने हैं और शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाने हैं।
और प्लान्स को अगर आप 100% फॉलो अप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इफ यू एंड अप फॉलोइंग देम 60%, तो आप अपनी जर्नी को आसान बना सकते हैं थ्रू प्लानिंग। वेरी गुड। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे आपका प्री का जो स्पेसिफिकेशन रहा है मेंस की किताबें, वो कैसी रही आपकी? कौन कौन से बुक्स को आपने, कौन कौन से रिसोर्सेज को रेफर किया, या फिर आपने मल्टीपल रिसोर्सेज रेफर किए? नहीं, सबसे पहला मैं ये जो भी एस्पायरेंट्स हैं उन्हें ये सलाह देना चाहूँगा कि आप अपनी जो टॉपर स्टॉक है, या आप जैसे भी किसी कोचिंग के थ्रू भी अगर आप पढ़ रहे हैं, तो पहले आप एक बार अपनी जो भी रिसोर्सेज हैं एक बार उन्हें फाइनलाइज कर लें, फिर अनटिल द एंड आपको उनसे स्टिक रहना है, क्योंकि मार्केट में हर एक टॉपिक के ऊपर बहुत सारे नोट्स अवेलेबल हैं। राइट। और ह्यूमन माइंड की ये प्रॉब्लम है कि वो नई नई चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। तो हमें ये फोकस करना है कि एक ही चीज़ को पढ़ें, और लेकिन उसके रिवीजन मल्टीपल हों। और इस यूपीपीसीएस की जर्नी में जो घटना चक्र की पुस्तकें हैं उनका रोल अनडिनाएबल है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेरी गुड। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पर मसीहा बोल रहे हैं कि आप लोगों के लिए रिसोर्सेज जितने कम से कम होंगे उतना आपका फ़ायदा होगा। अच्छा, तो आपका जैसे मेंस स्पेसिफिकेशन में कौन सी किताबें आपने यूज़ करी प्री के लिए? बुक्स कौन कौन सी आपने फॉलो करी हैं? सर, प्री के लिए बेसिकली जो पूर्वालोकन करके घटना चक्र की बुक्स आती हैं, मैंने उन्हें फॉलो किया। और यूपीपीसीएस के प्री में मैं एक ये और सलाह देना चाहूँगा कि हमें ये देखना है, और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, अगर आयोग ने प्री से 6 महीने पहले तक जो भी कोई एग्जाम कंडक्ट कराया है और उसमें जीएस का कहीं ना कहीं क्वेश्चन आया है, तो वी हैव टू फाइंड आउट ऑल दोज पेपर्स, और हमें उन्हें अच्छे से पढ़ना है। जो भी अभी हाल फिलहाल में आयोग ने पेपर कराए हैं, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, एटलीस्ट 5 to 10 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। दूसरा, प्री के लिए एक तो पूर्वालोकन हो गई, और करंट में यूपी में एक घटना चक्र की ही दृष्टि करके एक मैगजीन आती है, और एक घटना सार आती है। घटना सार में सर मेरा एक्सपीरियंस रहा है, घटना सार के जो इनिशियल पेजेस हैं 30 to 40 पेजेस में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वन लाइनर्स होते हैं। उन वन लाइनर्स से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे प्री में, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि घटनासार के एटलीस्ट जो शुरू के क्वेश्चंस हैं वो हमेशा पढ़ के जाएं। इसी के साथ साथ जो अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, और अब देखें तो यूपी का रोल भी बढ़ रहा है। यूपी के ऊपर एक परीक्षा वाणी की एक किताब आती है जो यूपी स्पेसिफिक होती है, वो हिंदी मीडियम के लिए अच्छी है, और इंग्लिश मीडियम के लिए अरिहंत आती है। तो ये कोशिश करनी है कि हमें स्टेट स्पेसिफिक भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर 10 to 15 मार्कर्स, 10 to 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं प्री में, और अगर हम उन्हें अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारे सिलेक्शन के चांसेस प्री में बहुत कम हो जाएंगे। राइट। तो हमें मेन यूपी स्पेसिफिक भी अच्छे से पढ़ना होगा। अच्छा, मेंस स्पेसिफिकेशन के लिए कोई किताबें आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो? सर, मेंस स्पेसिफिक के लिए एक तो प्री के कुछ टाइम बाद ही जो घटना चक्र की पतली पतली मैगजीन्स आती हैं, वो GS 1 2 3 4 सबके लिए, उन्हें अच्छे से फॉलो करेंगे। और जो PYQs हैं उनके जो मेंस के PYQ हैं उसकी भी एक बुक है घटना चक्र की, आप उसे पढ़ें और अपने दिमाग में मॉडल आंसर्स तैयार कर लें कि अगर ये स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा तो मुझे कैसे आंसर करना है। फॉर एग्जाम्पल सर, यूपीपीसीएस में PYQ का इतना ज्यादा रोल है कि 2019 में क्वेश्चन हेरिटेज आर्क पे आया था, और 2020 में, और वो 2022 में रिपीट हो गया वही सेम क्वेश्चन। तो हमें स्पेसिफिकली जो PYQs हैं उन्हें बहुत अच्छे से तैयार करना है मेंस के लिए। और मेंस में भी मेरा ये मानना रहा था, जब मेरी प्रिपरेशन में मैं आया था, तो मुझे ये एक मेरे दिमाग में बात थी कि मुझे अगर GS में भी मैं कोई आंसर लिख रहा हूँ तो मैं हमेशा ये ट्राई करता था कि कुछ यूपी का फ्लेवर क्वेश्चन को मैं दे सकूं। अगर सपोजिटली NGO से कोई क्वेश्चन है तो मैं कोई यूपी का, जो यूपी में कोई NGO बहुत अच्छा काम कर रहा है उसके बारे में बता सकूं, या कोई गवर्नेंस पे क्वेश्चन है तो यूपी में तहसील दिवस, थाना दिवस कब होता है उसे बता सकूं, या यूपी गवर्नमेंट की जो भी स्कीम चल रही हैं उन्हें मैं मेंशन कर सकूं। तो एटलीस्ट एग्जामिनर को ये अंडरस्टैंडिंग होगी कि हाँ, मुझे यूपी के बारे में कुछ पता है। तो हमें ये कोशिश करनी है कि मेंस में यूपी की नॉलेज हमें होनी चाहिए, उसे हमें अच्छे से डिलीवर करना है उस नॉलेज को। और मेरी मेंस की जर्नी मेरे लिए ये शायद इसलिए आसान रही
कि लास्ट के 1 मंथ में मैं ये समझ गया था कि हमारे पास टाइम भी बहुत कम होता है एग्जाम में लिखने के लिए और स्पेस भी बहुत कम होता है। तो मैंने जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस को उठाया और उसमें जो भी एक एक पॉइंट था उसके ऊपर मैंने ये कोशिश करी कि हर पॉइंट पे एक इंट्रोडक्शन और एक कंक्लूजन में पहले से तैयार करके रखता हूँ। और इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के बाद जब मेरे वो सब तैयार हो गए, फिर मैंने ये कोशिश की कि एटलीस्ट 2 स्कीम कोई ऐसी जो इंडिया स्पेसिफिक हैं, मतलब नेशन वाइज हैं, और 2 स्कीम कोई ऐसी जो यूपी स्पेसिफिक हैं, उन स्कीम को भी उसमें इंक्लूड करता हूं। जब मेरा ये फाइनल डेटा तैयार हो गया, सपोजिटली हंगर पे कोई क्वेश्चन है तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मैंने कोट करा और फिर उसका आंसर में मैंने कुछ अच्छी कमेटी की रिपोर्ट लिखी, बीच में स्कीम लिखी और ये अपने आप को उसमें लिख दिया कहीं नोट्स में कि यहाँ पे मुझे विशियस साइकिल ऑफ हंगर बनाना है। तो अल्टीमेटली लास्ट 10 डेज में मैंने इसे इतना रिवाइज कर लिया था कि मेरे लिए फिर वो आंसर राइटिंग बहुत ज्यादा आसान हो चुकी थी। इसी के साथ साथ सर, जो हम प्री के टाइम पे घटना चक्र की मैगजीन पढ़ते हैं करंट रिलेटेड, मैंने ये किया था कि उसमें बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं, तो हर रिपोर्ट के मैंने छोटे छोटे नोट्स बना लिए थे और प्रॉपर स्पेसिफिकली सपोजिटली कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है या ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, तो मैंने उन सब में जो इंडिया की रैंक है उन्हें एक पेपर पे लिख लिया था और उसे इतनी बार रिवाइज कर लिया था कि मेरा एटलीस्ट इंट्रोडक्शन हमेशा अच्छा होगा। तो हमें ये कोशिश करनी है कि उस लिमिटेड टाइम में, उस लिमिटेड स्पेस में हम अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएं, क्योंकि एग्जामिनर को ये नहीं पता मैंने कितनी बुक्स पढ़ी हैं, उनके वो सिर्फ मुझे जज करेंगे मैंने उन 2 पेज पे या 2.5 पेज पे जो कुछ लिखा है। तो अल्टीमेटली एक तो ये काम करना है, इसके साथ साथ ये कोशिश करनी है कि क्वेश्चन हमारा एक भी ना छूटे। टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन छूटने का मतलब होता है कि वी आर आउट ऑफ द रेस। एग्जैक्टली। तो आपको ऑप्शनल क्या रहा था? सर मेरा ऑप्शनल लॉ था और लॉ में मेरे 210 मार्क्स आए हैं। मार्क्स तो आपके थोड़े कम रहेगा इसमें। सर अब लॉ स्पेसिफिक शायद यही प्रॉब्लम रही है। तो अच्छा, आप सजेस्ट कैसे करेंगे लॉ, क्योंकि ऑप्शनल हमारे पास बहुत ही कम ही लोग लेते हैं, क्योंकि जिन्होंने खासकर एलएलबी वगैरह करी होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी लोग जुडिशरी वगैरह में जाना प्रेफर करते हैं। तो आपका क्या कहना है लॉ के सब्जेक्ट के ऑप्शनल के बारे में? किस तरीके का है इसके? हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, सारे नहीं है? सर लॉ में बेसिकली अगर हम देखें तो लॉ का अगर मार्क्स कम आते हैं तो इसका एक दूसरा एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि हमारे GS 4 में हमारे मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि हम हर चीज को एक कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से सोच सकते हैं। वेरी गुड। GS 2 में हम बहुत अच्छे जो आर्टिकल्स हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट्स हैं, क्योंकि हमारा लॉ ऑप्शनल है तो हम उन्हें कोट कर सकते हैं। GS 2 में मेरे 121 मार्क्स आए हैं। वेरी गुड। सो वो सिर्फ इसी वजह से आए कि मेरा LLB बैकग्राउंड था। इसी के साथ सर एस्से में भी, क्योंकि एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, अगर समथिंग इज रिलेटेड टू लॉ तो हम बहुत अच्छे से उसे एक लीगल पर्सपेक्टिव में लिख सकते हैं। तो आंसर राइटिंग एनहांस करने के काम में आप क्या आता है? हाँ, आंसर राइटिंग GS 2 एक मार्क्स कम आते हैं, लेकिन यहाँ ये हेल्प कर जाता है। और दूसरा सर रिसोर्सेज पे ये है कि एक तो दुक्कीज आती हैं जो फैकल्टी ऑफ लॉ में AK जैन की दुक्की आती हैं और सिंगल पब्लिकेशन की। तो मैंने उन्हें फॉलो किया था। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए मैंने एक सर इनसाइट IAS पे एक नोट्स पढ़े हैं 5th रैंकर के, सर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा इस टाइम, उनके नोट्स फॉलो किए थे। और सर दुक्की फॉलो के साथ साथ आपको थोड़ी सी अपनी बेसिक लॉ में, मेरा ये मानना रहा है LLB के टाइम से कि अल्टीमेटली अगर हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हमें लॉ में सिर्फ इंग्लिश नहीं लिखनी होती है, लॉ में हमें एक अपनी कोर अंडरस्टैंडिंग दिखानी होती है कि हम कितना समझते हैं उस पॉइंट को लेके और हम उसे कैसे एडमिनिस्ट्रेशन में या कैसे हम उसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो वो सर बहुत ज़्यादा वहीं पे हेल्प मिलेगी उसकी। वेरी गुड। तो अब हम थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में चर्चा करते हैं। तो इंटरव्यू आपका किस तरीके से रहा, और जो हमारा बायजूस एग्जाम प्रेप पर मॉक इंटरव्यू आपने दिया था तो उसने आपको किस तरीके से हेल्प करी? सर पहले तो बायजूस एग्जाम प्रेप का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। उनके मॉक इंटरव्यू से मुझे काफ़ी हेल्प मिली। मैं समझ पाया कि कैसा वहाँ पे मुझे एक एटमॉस्फेयर मिलेगा, और मुझे जो बोर्ड था उन्होंने भी थोड़ा गाइड किया था कि कहाँ से मुझे देखना है। उसके साथ साथ सर जो अपना मेरा मेन इंटरव्यू था वो कल्पराज सिंह सर के बोर्ड में था। उसमें आई हैव गॉट 75 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। वेरी गुड। तो सर उसमें बेसिकली क्योंकि कल्पराज सिंह सर खुद एक लॉयर रहे हैं, तो मेरा पूरा इंटरव्यू इट वाज ऑल अबाउट लॉ, और वी वर डिस्कसिंग लॉ फॉर होल 30 और 40 मिनट्स।
और मैंने एक केस था डैनिश लेडी का, एक बड़ा फेमस केस हुआ था, वो सेलिब्रेटेड, उसमें मैं सर इंटर्न रहा था जिन्होंने उस केस को रिप्रेजेंट किया था। तो मैं खुद ये चाहता था डेलिब्रेटली कि उस पे किसी तरीके से मैं डिस्कशन को लेके जाऊं, और अल्टीमेटली वहां तक वो मेरा डिस्कशन चला गया था, और दे वर वेरी इम्प्रेस्ड अबाउट माय नॉलेज इन लॉ। सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस ओनली आई हैव गॉट दीज मार्क्स। देखिए, ये बहुत ही बड़ी बात इन्होंने यहाँ पर बताई है कि इंटरव्यू को आप डिस्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और वो डिस्ट्रैक्शन आपको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। उनके जो इंटरव्यूअर्स हैं उनके दिमाग में आपको ऐसा जज्बा पैदा करना है कि हम इसी चीज़ पर फोकस करें। तो अब इन्होंने जैसे अपने लॉ को बहुत अच्छे तरीके से रखा, उन्होंने समझा, मैचिंग कर गई, और दोस्तों मेरे ख्याल से आपके इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। कितने मार्क्स हैं आपके? 75 मार्क्स आपके इंटरव्यू मसीहा के हैं, तो बहुत बड़ी बात है, काफ़ी अच्छे मार्क्स माने जाते हैं ये। तो इंटरव्यू कितनी देर तक चला था आपका अमूमन? सर ऑलमोस्ट 40 मिनट्स चला था। 40 मिनट्स आपका इंटरव्यू चला, वेरी गुड। तो जैसे आपने पूरी तैयारी करी, तो इस फेज़ में कई बार क्या होता है, जब हम तैयारी की सोचते हैं तो बहुत बार हम डिमोटिवेट होते हैं, बहुत बार ऐसा लगता है कि अब नहीं, अब छोड़ देना चाहिए। तो उस टाइम आपने अपने आप को कैसे आगे बढ़ाया, किस तरीके से आपने अपने आप को मोटिवेट किया? सर इस प्रिपरेशन का तो ये पार्ट एंड पार्सल है कि हर मंथ में एटलीस्ट 2 बार ये होता है कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता इस एग्ज़ाम को, और या मैं किसी बहुत बड़े बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता हूँ, या मेरे घर में ब्यूरोक्रेट्स नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। वो सबके, हर एस्पायरेंट के पास ये क्वेश्चन आता है, और मेरे लिए भी ये क्वेश्चन आते रहते थे कि मैं नहीं कर पाऊंगा। एक तो सर फैमिली का और फ्रेंड्स का सपोर्ट रहा, उन्होंने कहा नहीं तुम्हारा हो जाएगा, तुम करते रहो। इसके साथ साथ सर मैं थोड़ा सा पोइट्री पढ़ता था, तो पोइट्री ने मुझे बहुत हेल्प की है कि रश्मि रति का जो तृतीय सर्ग है वो मैं बहुत अच्छे से पढ़ता था, या फिर हरिवंश राय बच्चन जी को पढ़ता था, या उर्दू पोइट्री पढ़ता था। तो सर उस पोइट्री के थ्रू भी मैं अपने आप को एटलीस्ट मोटिवेटेड रख पाता था कि बहुत ये था मन में कि हाँ किसी भी जंग को बहुत देर तक नहीं लड़ना है, बस अच्छे से अपने आप को फोकस्ड रखना है, एक लिमिटेड टाइम फ्रेम में बहुत अच्छी सी मेहनत करनी है, और उस मेहनत का सर फल मुझे मिला और सबको मिलेगा वो। तो जैसे कि आप एक बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से कस्बे हल्दौर से आते हैं, तो किस तरीके के बिजनौर डिस्ट्रिक्ट की कल्पना आप करते हैं, और वहाँ पर आगे आपका क्या विचार है कि जो आपके जो आपसे छोटे हैं या जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप किस तरीके से सहयोग करना चाहेंगे आने वाले टाइम में? सर बिजनौर डिस्ट्रिक्ट ने मुझे आपसी सौहार्द की जो भावना है वो मुझे बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से मिली, और मैंने वहाँ पे अपने बड़ों से बहुत ज़्यादा सीखा है। और मेनली हमारे कस्बे हल्दौर में थोड़ा कॉम्पिटिटिव माहौल भी था कि थोड़ा पढ़ने के लिए सबका ये रहता था कि नहीं इससे ज़्यादा मार्क्स लाने हैं, तो उसने मुझे बहुत हेल्प किया है। तो मैं ये चाहता हूँ बिजनौर को कि बिजनौर में सर बहुत अच्छे जो डिग्री कॉलेजेस हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, तो मैं ये परिकल्पना करता हूँ कि बहुत अच्छा सा कोई डिग्री कॉलेज बिजनौर को मिले जिसमें रेगुलर क्लासेस होती हों, बहुत अच्छी पढ़ाई होती हो। और इसी के साथ साथ सर थोड़ा सा जो स्पोर्ट्स को लेके, क्योंकि बिजनौर में सर मैंने देखा है कि नॉर्मली बहुत अच्छे स्पोर्ट टैलेंट वेस्ट हो जाते हैं क्योंकि बहुत अच्छे स्टेडियम अवेलेबल नहीं है लोकल लेवल पे। तो ये मैं एक कोशिश करना चाहता हूँ, मतलब देखना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो कि बिजनौर का स्पोर्ट टैलेंट आगे बढ़ पाए, और सर प्राइमरी जो स्कूल्स हैं उनमें बहुत अच्छी एजुकेशन अवेलेबल हो, क्योंकि लोकल लेवल पे सर जो अच्छे स्कूल्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में या जो बड़ा कोई प्लेस है, सिटी है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट की, वहाँ अवेलेबल है। जो रूरल एरियाज हैं उसमें सर बहुत अच्छे स्कूल अवेलेबल नहीं है। तो ये मेरी एक इच्छा है कि वहाँ पे लोकल एरियाज में बहुत अच्छे स्कूल बने और बच्चों को अच्छी से अच्छी जो एजुकेशन है वो अवेलेबल कराई जा सके। वेरी गुड, वेरी गुड। तो लास्ट में मसीहा मैं आपसे कहना चाहूँगा हमारे एस्पिरेंट्स के लिए कुछ मोटिवेशनल कोट्स या मोटिवेशनल शब्द जो आप कहना चाहते हैं जिससे हमारे स्टूडेंट्स उसको अपनी प्रिपरेशन में हमेशा के लिए अपने पास रखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें, तो आप हमारे एस्पिरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे? अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि इस सिविल सर्विसेज की जर्नी में आपके लिए PYQ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से पढ़ें और अपने प्रिपरेशन को प्रॉपर्ली प्लान करके करें। और इसी के साथ साथ मैं एक जो कविता है हरिवंश राय बच्चन जी की, उसे लगातार पढ़ता आया हूँ और मैं ये मानता हूँ कि इसे पढ़ने से मुझे मोटिवेशन मिलता रहा है। वो कविता थी कि जब नाव जल में छोड़ दी, मझधार ही में मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। तो इस तरीके से आप अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, और आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मसीहा, आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए और आपने हमारे स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन किया।
मैं आशा करता हूं कि आप भविष्य में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश सरकार को एक नई दिशा देंगे और भविष्य में अपनी तरक्की को सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।